नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके का हल की चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। साथियों, एक सक्रिय कृषि हितैषी होने के नाते आप सभी मिट्टी जांच से परिचित हैं और मृदा स्वास्थ्य कार्ड या मृदा परीक्षण रिपोर्ट भी देखी ही होगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा मृदा परीक्षण पर ध्यान दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात है कि नियमित रूप से मिट्टी जांच अभी नहीं हो रहा है। क्या यह दोहराने की जरूरत है कि धरती की अपनी एक जीवन प्रणाली है? साथ ही अधिकांश खेती योग्य भूमि की स्थिति आज उतनी अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर द्वारा कई तरह के परीक्षण कराने, जांच कराने और उसके बाद उपचार की सलाह दी जाती है। इसी तरह मृदा परीक्षण मिट्टी के स्वास्थ्य को समझने के लिए सबसे कारगर उपाय है, क्योंकि खेत की मिट्टी अपने दर्द या पीड़ा को बोलकर या दिखाकर व्यक्त नहीं कर सकते। आइए मिट्टी परीक्षण के मापदंडों और मानकों पर एक नजर डालें। साथ ही परिणामों का विश्लेषण और उपयुक्त कार्रवाई को समझकर उन पर अमल करें, ताकि हम सबों की और हमारी आने वाली पीढ़ियों का पोषण भी ये धरती कर सके। जरा इस तालिका को देखें। कुछ मामूली बदलावों को छोड़कर अलग अलग लैब में मृदा परीक्षण का मापदंड और परिणाम का मानक लगभग एक जैसा ही होता है, जैसा कि इस तालिका में दिखाया गया है। पिछली कड़ी में हम ऑर्गेनिक कार्बन पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहां पीएच से शुरू करते हैं। पीएच शायद मृदा स्वास्थ्य को समझने का सबसे आसान सूचक है। अधिकांश फसलें अच्छे विकास और बेहतर उपज के लिए सामान्य मिट्टी यानी 6.5 से 7.5 के पीएच को पसंद करती है। सामान्य से नीचे यानी 6.5 से नीचे का जो पीएच मान है वो अम्लीय होता है और पीएच मान में गिरावट के साथ अम्लता बढ़ जाता है, जबकि पीएच 7.5 से ऊपर लवणता या क्षारीयता पीएच में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसी तरह ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता का परिणाम 1 से नीचे है तो सामान्य, जबकि अधिक होना हानिकारक है। मिट्टी की विद्युत चालकता मिट्टी में मौजूद लवण की मात्रा को इंगित करता है। सामान्य रूप से मिट्टी में कुछ लवण उपलब्ध होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जबकि मिट्टी में अधिक नमक उर्वरक से, सिंचाई के पानी से और खनिजों के घुलने से आता है, जो कि हानिकारक है और ऐसी स्थिति में ईसी का मान 1 से अधिक होता है। अब आप जान गए हैं कि फसलों के समुचित विकास और अच्छे पैदावार के लिए न तो अधिक अम्लीयता, न ही बहुत क्षारीयता या न ही अधिक लवण उपयुक्त है। इसलिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। कम पीएच या अम्लीय मिट्टी में चूना, लाइम तथा क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग लाभकारी होता है। कुछ फसलें जिन पर आने वाले कड़ियों में चर्चा की जाएगी, अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में भी अच्छे से उगता है और उन्हें बढ़ावा देने से मिट्टी के पीएच और ईसी में सुधार करने में मदद मिलेगा। जहां तक प्रमुख पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का संबंध है, संबंधित राज्यों के कृषि और बागवानी विभागों द्वारा फसल की विशिष्ट सिफारिशें उपलब्ध हैं। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मिट्टी जांच में अगर पोषक तत्व मध्यम श्रेणी में है तो उन सिफारिशों को सीधे अपनाना चाहिए, जबकि उच्च श्रेणी के लिए 25% की कमी और अगर पोषक तत्वों की मात्रा निम्न श्रेणी में है तो 25% की वृद्धि की जानी चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मक्के की फसल के लिए एक राज्य विशेष की सिफारिशें हैं 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर। मान लें कि मिट्टी जांच में उस खेत में 500 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 250 किलोग्राम पोटैश प्रति हेक्टेयर का रिपोर्ट आया है। अब मानकों से मिलाने पर
नाइट्रोजन उच्च श्रेणी, फॉस्फेट निम्न और पोटास मध्यम श्रेणी में आता है। अब चाहिए कि उस खेत में नाइट्रोजन 25% कम यानी 90 किलोग्राम, फास्फोरस चूंकि निम्न श्रेणी में आया है इसलिए 25% अधिक यानी 75 किलोग्राम, और पोटास मध्यम है इसलिए 40 के 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे गंधक सल्फर, बोरॉन, जस्ता यानी जिंक, तांबा यानी कॉपर, लोहा यानी आयरन और मैंगनीज के परीक्षण परिणाम को दो तरीके से दिखा जाता है। उन्हें कम या अधिक या फिर अधिक, मध्यम और निम्न श्रेणियों में दिखाया जाता है। अगर जांच परिणाम में सूक्ष्म तत्वों की मात्रा मध्यम या अधिक श्रेणी में हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहीं कम या निम्न श्रेणी में होने पर संबंधित खाद का केवल अनुशंसित मात्रा में ही खेत में डालना चाहिए। इस तरह से अब हम मिट्टी जांच के रिपोर्ट को सही समझ और उसका उपयोग भी कर सकेंगे। मिट्टी के स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए क्या यह संदेश फैलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मिट्टी का परीक्षण कम से कम 2 साल में एक बार अवश्य ही किया जाना चाहिए। साथ ही मिट्टी और फसल प्रबंधन के लिए सभी सिफारिशों का पूर्ण रूप से पालन भी किया जाना चाहिए। साथियों, हम अपने प्रयासों से मृदा स्वास्थ्य में सुधार का गवाह बनकर हम सभी को काफी सुकून और गर्व का अनुभव होगा। साथियों, आगे की कड़ियों में हम एक एक करके विभिन्न उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हिदायत ये कि फसल की आवश्यकता और मिट्टी की स्थिति यानी मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही उपायों को अपनाएं, न कि आंख मूंद कर सभी को। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें।